everyone, this is शिखा and you are watching ई-पाठशाला। आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं शैक्षिक मापन के बारे में, यानी कि एजुकेशनल मेजरमेंट। तो शैक्षिक मापन क्या होता है, उसके प्रकार क्या है और आखिर शैक्षिक मापन की जरूरत क्यों पड़ी, इन सारी चीजों के बारे में आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि शैक्षिक मापन की अवधारणा क्या है, यानी कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो अगर हम मनोविज्ञान में देखें तो सबसे पहले अगर हम शैक्षिक मापन का प्रयोग देखें तो विलियम वुंट ने किया था और 1879 में इन्होंने जर्मनी के लिप्जिन नगर में एक प्रयोगशाला की स्थापना की थी, जिसमें सबसे पहले इन्होंने शैक्षिक मापन किया था। तो अगर हम शैक्षिक मापन का काल जाने, उसका समय जाने, तो हम कह सकते हैं कि 1900 से 1960 तक जो है वो हम शैक्षिक मापन का समय मानते हैं, इसका विकसित काल मानते हैं। 1960 के आसपास बहुत सारे परीक्षण हुए जिसके लिए मापन की आवश्यकता पड़ी, यानी कि जब विलियम वुंट ने अपना प्रयोगशाला की स्थापना की तो उसमें बहुत सारी चीजों के मापन की आवश्यकता पड़ी। और फिर हम देखेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में आखिर हम शिक्षा किसे कहते हैं, पहले हम ये जान लें शिक्षा हम किसको कहते हैं। तो जब मानव के व्यवहार में किसी प्रकार का परिवर्तन आता है, किसी प्रकार का मतलब जब सकारात्मक परिवर्तन आता है और स्थायी परिवर्तन आता है, उसी को हम मान लेते हैं कि मनुष्य ने शिक्षा ग्रहण की। यानी कि जब भी कोई व्यक्ति कुछ सीखता है तो उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो उसके व्यवहार में जो परिवर्तन हुआ है वो परिवर्तन किस रूप में हुआ है, कितनी मात्रा में हुआ है, इन सारी चीजों की जानकारी अगर हमें प्राप्त करनी है तो इसके लिए मापन आवश्यक है। हम कैसे जान पाएंगे कि किसी व्यक्ति ने कितनी जानकारी प्राप्त की? मापन के थ्रू। तो इसलिए मापन जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर हमने मापन का बैकग्राउंड जान लिया। अब हम जान लेते हैं शैक्षिक मापन का अर्थ क्या है, उसकी मीनिंग क्या है। तो शैक्षिक मापन में विभिन्न प्रकार के साक्ष्यों का संकलन किया जाता है, यानी कि जब हम शैक्षिक मापन करते हैं या कोई भी व्यक्ति अगर शैक्षिक मापन कर रहा है तो वो साक्ष्यों को कलेक्ट करेगा, उसको इकट्ठा करेगा। मापन किसी वस्तु या उपलब्धि का संख्यात्मक मापन होता है, यानी कि किसी भी चीज का जब हम मापन कर रहे होते हैं तो उसको हम नंबर्स में, संख्या में रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए हम कोई भी सामान भी खरीदते हैं तो आप कहते हैं चीनी लिया आपने बोला 1 किलो चीनी दे दो, तो 1 केजी क्या है, वो संख्यात्मक मापन है। आप किसी चीज को माप रहे हैं संख्या में। तो इसी तरह से शिक्षा में भी, शिक्षा के क्षेत्र में भी हम जब चीजों को नंबर्स के थ्रू शो करते हैं तो हम उसको शैक्षिक मापन कहते हैं। इसके अंतर्गत परिणाम या फिर मात्रा, ये परिमाण होगा, परिणाम नहीं होगा, ठीक है। तो ये परिमाण या फिर मात्रा का बोध होता है शैक्षिक मापन के अंतर्गत। यह एक परिमाणीकरण की प्रक्रिया है, यानी कि किसी भी चीज को माप के थ्रू जो है हम जब मापन की प्रोसेस करते हैं उसी को हम परिमाणीकरण कहते हैं। तो उदाहरण के थ्रू हम समझ लेते हैं कि श्याम का वजन जो है वो 40 केजी है, 40 केजी। ललिता की बुद्धि लब्धि क्या है, 140 है। उपयुक्त उदाहरण में एक संख्या का बोध हो रहा है। तो ये जो एग्जांपल्स हमने देंगे इसमें आपने देखा कि इसमें किसी न किसी संख्या का बोध हो रहा है, संख्या के बारे में पता चल रहा है। जैसे कि श्याम का वजन कितना है, तो 40 केजी है। तो इसमें क्या है, माप कर आपको ये चीजें बताई गई हैं। तो इसमें क्या हुआ है, किसी एक व्यक्ति के भार का मापन किया गया है, तो इसी को हम मापन कहते हैं। आइए देख लेते हैं कि बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपने अनुसार शैक्षिक मापन की कुछ परिभाषाएं दी हैं। नियमों के अनुसार वस्तुओं या घटनाओं को अंकों या संख्याओं में व्यक्त करना मापन है। यानी कि कैम्पबेल के अनुसार किसी भी वस्तु को या घटना को अगर हम अंक या संख्या के थ्रू प्रदर्शित करते हैं उसी को हम मापन कहते हैं। स्टीवेंस के अनुसार किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार पदार्थों को नाप या संख्या प्रदान करने की प्रक्रिया मापन कहलाती है। यानी कि कोई भी पदार्थ है, कोई भी वस्तु है, उसको जब हम संख्या प्रदान कर देते हैं, जैसे चीनी है 1 किलो, तेल 2 लीटर, 5 कॉपियां, 10 पेन, इस तरह से हम संख्या दे रहे हैं पदार्थ को। तो जब संख्या का प्रयोग कर रहे हैं किसी भी चीज को नापने में, उसी को हम मापन कहते हैं। रॉस के अनुसार मापन एक परिमाणीकरण की प्रक्रिया है, यानी कि परिमाण यानी कि हमें जहां से किसी भी चीज की मात्रा का पता चल रहा है, तो मापन एक मात्रा के द्वारा पता करने की एक प्रक्रिया है। नेक्स्ट देख लेते हैं मापन के अंग, यानी कि मापन में क्या क्या चीजें जो है वो शामिल होनी चाहिए। वह वस्तु
प्राणी अथवा क्रिया जिसकी विशेषता का मापन करना है। यानी कि जिस भी चीज का मापन करना है वो वस्तु, या फिर अगर किसी प्राणी, जैसे हम उसकी व्यक्तित्व का मापन करते हैं, किसी भी प्राणी की बुद्धि का मापन कर सकते हैं, तो वो प्राणी उपस्थित होना चाहिए। या फिर किसी भी वस्तु का, कि उसका भार कितना है, लंबाई कितनी है, या कोई क्रिया का मापन कर रहे हैं, तो इसमें उस वस्तु का, प्राणी का या क्रिया का होना जरूरी है जिसका मापन हमें करना है। अगर वो वस्तु, प्राणी या फिर क्रिया ही नहीं होगी तो हम मापेंगे किस प्रकार? तो इन चीजों का होना जरूरी है। नेक्स्ट है विशेषता को नापने के लिए उपकरण अथवा विधियां। हम किसी भी चीज को नापते हैं तो उसके लिए किसी इक्विपमेंट का यूज करते हैं, किसी उपकरण का, या फिर किसी मेथड का यूज करते हैं। तो हमारे पास उस मेथड की जानकारी या वो उपकरण होना चाहिए जिससे हमें मापना है। जैसे आपको अगर 2 लीटर तेल नापना है तो आपके पास वो लीटर का जो है, आपके पास एक स्केल होनी चाहिए कि कितने लीटर पर कितना होगा। उसके लिए आपके पास एक उपकरण होना चाहिए। या फिर आपको बुद्धि लब्धि मापनी है तो आपको मेथड पता होना चाहिए कि किस मेथड के थ्रू हम बुद्धि लब्धि को मापते हैं। वह व्यक्ति जो मापन करता है अथवा अर्थात मापन करता है, जो व्यक्ति जो है ये सारे कार्य करेगा, मापने का काम करेगा, वो व्यक्ति होना आवश्यक है, यानी कि मापन करता जो ये सारी क्रिया को संपन्न करेगा। तो ये 3 प्रकार के मापन के अंग हो गए। चलिए आगे देख लेते हैं मापन के प्रकार। तो मापन के 3 प्रकार होते हैं: निरपेक्ष मापन, सामान्यीकृत मापन और इब्सेप्टिव मापन। तो इन तीनों के बारे में हम डिटेल में अभी आगे पढ़ते हैं। तो देख लेते हैं सबसे पहले निरपेक्ष मापन। निरपेक्ष मापन के अंतर्गत वह मापन होता है जिसमें परम शून्य की स्थिति संभव है। इसका पैमाना शून्य से शुरू होता है। शून्य से अधिक होने पर पैमाना का मापन धनात्मक और शून्य से कम होने पर पैमाना ऋणात्मक हो जाएगा, ऋणात्मक होता है। इसके अंतर्गत तापमान को मापा जाता है। अब यहाँ पर हम निरपेक्ष मापन समझ लेते हैं क्या होता है। तो ऐसा पैमाना जिसमें जो है परम शून्य से जो पैमाना शुरू होता है, तो परम शून्य होना चाहिए, फिर उसके आगे धनात्मक में संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 इस तरह से। अगर हम इसमें आगे की ओर बढ़ेंगे, शून्य से अधिक की ओर बढ़ेंगे, तो हम देखेंगे यहाँ पर 1 2 3 धनात्मक में नंबर्स लिखे हुए हैं। लेकिन अगर हम पीछे की तरफ, शून्य से पीछे की तरफ बढ़ेंगे तो -1 -2 इस तरह से जो है हमें पैमाना देखने को मिलेगा। तो ये ऋणात्मक हो जाएगा। तो शून्य से अगर पीछे की ओर बढ़ेंगे तो ऋणात्मक में, और शून्य से आगे की ओर बढ़ेंगे तो धनात्मक में। तो इस तरह के पैमाने को या इस तरह के मापन को हम निरपेक्ष मापन कहते हैं, जिसमें परम शून्य की स्थिति संभव है। जैसे हम एग्जाम्पल ले लें टेम्परेचर का। अगर टेम्परेचर बहुत कम होता है, 0 डिग्री से जब कम होने लगता है तो वो माइनस में चला जाता है, और अगर 0 डिग्री से ज्यादा होता है तो वो धनात्मक में होता है। तो इस तरह के मापन को निरपेक्ष मापन कहते हैं। नेक्स्ट है सामान्यीकृत मापन या फिर नॉर्मेटिव मेजरमेंट। यानी कि सामान्यीकृत मापन वह मापन है जिसमें प्राप्तांक एक दूसरे से प्रभावित नहीं होते हैं, वह स्वतंत्र रूप से प्राप्त होते हैं। इसकी दूसरी पहचान यह है कि इसमें परम शून्य की संभावना नहीं होती है। तो सामान्यीकृत मापन और निरपेक्ष मापन में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि निरपेक्ष में शून्य, परम शून्य की स्थिति होती है, और सामान्यीकृत में जस्ट अपोजिट, शून्य की स्थिति नहीं होती है, संभावना ही नहीं होती है। तो सामान्यीकृत मापन क्या हो गया? जिसमें शून्य की संभावना नहीं है और इसमें जो भी प्राप्तांक है वो एक दूसरे से बिल्कुल प्रभावित नहीं होते। जैसे एक उदाहरण हम ले लें कि कोई बच्चा है, उसके मान लीजिए 0 मार्क्स आए हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि अगर उसके मार्क्स 0 हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि वो बच्चा जो है उसको कुछ नहीं आता, उसकी नॉलेज 0 है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यानी कि परम शून्य की स्थिति संभव नहीं है। तो इस प्रकार के मापन को ही हम सामान्यीकृत या नॉर्मेटिव मेजरमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर परम शून्य की स्थिति नहीं होती। नेक्स्ट है इब्सेप्टिव मापन, यानी कि इब्सेप्टिव मेजरमेंट। मापन की अनेक उपकरण एवं विधियां हैं। इनमें एक उपकरण अथवा एक विधि ऐसी होती है जिसमें व्यक्ति अथवा छात्र को बाध्य चयन करना होता है। इस विधि द्वारा मापन करने को कैटल ने इब्सेप्टिव मापन कहा है। तो यानी कि इब्सेप्टिव मापन का क्या हो गया कि जहां पर आपको
कुछ चीजें दे दी गई जिसमें से आपको कोई एक चुनना पड़ता है, यानी कि बाद ही चयन करना पड़ता है। जैसे कि हम एग्जांपल ले लें, एमसीक्यूज जो होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, इब्सेप्टिव मापन ही करते हैं। जैसे 1 2 3 4 इस तरह से आपको विकल्प दे दिए गए। अब इसमें आप बाद में आपको कोई एक चीज ही चुननी पड़ेगी। इसमें आपके पास सीमा है, आप एक ऑप्शन चुन सकते हैं। तो अगर किसी ने 3 चुन लिया है तो 2 नहीं चुन सकता वो, या 1 नहीं चुन सकता वो, सिर्फ एक ऑप्शन चूज कर सकता है। तो इस तरह से आप बाध्य होते हैं इस प्रकार के मापन को करने में। तो इस प्रकार के मापन को हम इब्सेप्टिव मापन कहते हैं, जहां आपको बाध्य चयन करना पड़ता है। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि शैक्षिक मापन के स्तर क्या-क्या हैं। तो स्तर हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ आज हम जानेंगे कि इसके स्तर कौन-कौन से होते हैं। तो शाब्दिक अथवा नामित स्तर, दूसरा है क्रमिक स्तर या फिर अंतराल स्तर नेक्स्ट, और फोर्थ है अनुपात स्तर। तो ये 4 प्रकार के स्तर होते हैं शैक्षिक मापन में। आई होप ये आपको समझ में आया होगा शैक्षिक मापन। आगे हम मूल्यांकन के बारे में लेकर आने वाले हैं चैनल पर। तो अगर आपने हमारी पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप हमको ज्वाइन कर सकते हैं यूट्यूब पर, और इसके अलावा बहुत सारी इंटरेस्टिंग पोस्ट के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर। थैंक यू।